क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आदमी जो एक मरते हुए साम्राज्य की उथल पुथल में पैदा हुआ, आज आपकी दुनिया को बनाने वाले हर आइडिया का अनदेखा ब्लूप्रिंट बनाएगा। उसका असली नाम प्लेटो भी नहीं था, वह एरिस्टोटल्स के तौर पर पैदा हुआ था, टूटते हुए एथेंस की छाया में। एक ऐसा शहर जिसने अभी अभी शानदार पार्थेनन को पूरा होते देखा था। बस स्पार्टा के साथ 27 साल के युद्ध में डूब गया था। सड़कों पर एक भयानक प्लेग फैल गया, टूटती शान और निराशा की इस दुनिया में हमारा विचारक आया। एक महान सभ्यता को खुद को बिखरते देखने के अनुभव हमेशा एक आदर्श समाज के उसके सपने को परेशान करते रहेंगे। प्लेटो नाम क्यों? कहानियां अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि यह उसके मजबूत पहलवान जैसे शरीर के लिए था, दूसरे कहते हैं कि यह उसके चौड़े माथे के लिए था जो एक जबरदस्त दिमाग का इशारा करता है। सबसे काव्यात्मक कहानियां बताती हैं कि उसकी बातचीत इतनी प्लेट्स यानी चौड़ी और विशाल थी कि निकनेम बस चिपक गया। वह बहुत ज्यादा दौलत और कानून बनाने वाले सोलन के वंश में पैदा हुआ था। कहानियों में तो ये भी कहा जाता था कि वह अपोलो का बेटा था। एक ऐसी कहानी जिसे इतिहासकार खारिज कर देते हैं, लेकिन यह उस आदमी के रहस्य को और बढ़ाती है जो दिमागी तौर पर ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए किस्मत में था। युवा एरिस्टोटल्स एक अजीब बात थी। वह एक चैंपियन पहलवान था जो एथेंस के सबसे अच्छे पहलवानों से मुकाबला कर रहा था। जब वह जीतता तो भीड़ चिल्लाती, प्लेटो प्लेटो। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता वह अपने दोस्तों की ओर मुड़कर सोचता, लेकिन दिमाग की ताकत कहाँ है? वे हैरान थे। यह एक एथलीट था जो मैदान में जीता था और पहले से ही फिलॉसफी के मैदान का सपना देख रहा था। वह एक काबिल कवि भी था जो दुखद नाटक और प्रेम कविताएं लिखता था। एक खूबसूरत एथेनियन लड़की के लिए लिखी गई एक कविता पूरे शहर में वायरल हो गई। वह उस पर फिदा हो गई और उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वह पहुंचा तो वह एक फिलॉसफी स्क्रॉल में खोया हुआ था। देखो, तुम खूबसूरत हो, और उसने कथित तौर पर उससे कहा। लेकिन खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। फिलॉसफी का सच हमेशा रहने वाला होता है। वह हैरान होकर चली गई। विचारों का प्यार पहले ही बाकी सब पर हावी होने लगा था। उनका परिवार पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था। उनके चाचा बदनाम 30 टायरेंट्स में से एक थे। यंग प्लेटो ने सोचा कि वह एथेंस को ठीक करने के लिए पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। आइडियलिज्म से भरे अपने चाचा के पास गए। उनके चाचा हंसे, पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइज के बारे में है, अपने प्रिंसिपल्स छोड़। तो इस बुराई वाली मुलाकात ने प्लेटो को बहुत परेशान कर दिया। अगर पावर के लिए सच को छोड़ना जरूरी था तो इसका क्या मतलब था? फिर 407 बीसी में जिंदगी बदलने वाली मुलाकात हुई। एक रात पहले सुकरात ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक छोटा हंस एकेडमी के पवित्र ग्रोव में इरोस की वेदी से उड़कर आया, उनकी गोद में उतरा, पूरा बड़ा हुआ और एक सुंदर गाना गाते हुए उड़ गया। अगले दिन जब उन्होंने यंग एरिस्टोटल्स को देखा तो उन्होंने कहा, यह मेरे सपने का हंस है। असली मीटिंग अगोरा में हुई। प्लेटो ने एक आदमी के चारों ओर भीड़ देखी जो लगातार सवाल पूछ रही थी। यह सुकरात थे जो एक अमीर व्यापारी से पूछताछ कर रहे थे, न्याय का मतलब बताओ। सुकरात ने कहा। व्यापारी ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, हर किसी को उसका हक देना, लेकिन तुम यह कैसे तय करते हो कि क्या हक है? सुकरात ने जवाब दिया, धीरे धीरे। व्यापारी कंफ्यूज चुप्पी में आ गया। प्लेटो मंत्रमुग्ध हो गया। यह आदमी सवालों का इस्तेमाल स्केलपेल की तरह करता था, सच खोजने के लिए खोखली बातों को चीरता था। प्लेटो उसका पक्का फॉलोवर बन गया। एक दिन सुकरात ने उस जवान आदमी से पूछा कि क्या वह राज करना चाहता है। प्लेटो ने हाँ कहा और एक अच्छे लीडर के गुण बताए, हिम्मत, समझदारी, न्याय। बहुत बढ़िया, सुकरात ने कहा, लेकिन पहले न्याय का मतलब बताओ, यह क्या है? जैसे ही सुकरात ने पूछा, प्लेटो को चौंकाने वाली साफ समझ आ गई कि उसे कुछ नहीं पता। उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी कविताएं और दुखद नाटक इकट्ठा किए और उन्हें आग में फेंक दिया। कहा जाता है कि उसने कहा, आओ हेफेस्टस, प्लेटो को अब तुम्हारी जरूरत है। उसका परिवार डर गया। उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, कविता असलियत की बस एक परछाई है, मैं खुद असलियत की तलाश करता हूँ। उसके दोस्त उसे पागल समझते थे, फिलॉसफी का ज्ञान। और उसने शांति से जवाब दिया, हमेशा की संतुष्टि देता है। अगले 8 सालों तक वह सुकरात की परछाई था। उसने सुकरात का तरीका सीखा। कभी जवाब मत दो, सिर्फ सवाल पूछो। अगर मैं तुम्हें तैयार जवाब देता
सुकरात ने समझाया। तो तुम्हारा दिमाग आलसी हो जाएगा, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम खुद खोजते हो। फिर एक करारा झटका लगा 399 बीसी में। एथेंस ने सुकरात पर युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए मुकदमा चलाया। मुकदमे में सुकरात ने कोई इमोशनल अपील नहीं की। उसने जिद करते हुए कहा कि अगर वह बरी भी हो गया तो भी वह फिलॉसफी करना बंद नहीं करेगा। जूरी ने गुस्से में उसे मौत की सजा सुनाई। उसके आखिरी दिन प्लेटो उससे जेल में मिलने आया। गुरु, मैं आपके भागने का इंतजाम कर सकता हूँ, उसने गुजारिश की। सुकरात ने मना कर दिया। मैंने पूरी जिंदगी न्याय सिखाया है, अब कानून तोड़ना मुझे पाखंडी बना देगा। उसूलों के लिए मरना बेहतर है। उन्होंने शांति से हेमलॉक पिया। प्लेटो ने अपने गुरु को मरते देखा। डेमोक्रेसी के इस धोखे ने एक ऐसा सिस्टम जिस पर अनजान भीड़ राज करती थी, उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने एथेंस छोड़ दी और 12 साल का सफर शुरू किया। उनका पहला स्टॉप यूक्लिड के साथ मेगारा था। यहाँ प्लेटो ने एक जरूरी खोज की। मैथमेटिकल सच परफेक्ट होते हैं। एक ट्रायंगल के एंगल हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। रेत पर बनाए गए फिजिकल ट्रायंगल इम्परफेक्ट होते हैं, लेकिन ट्रायंगल का आइडिया बिना किसी गलती के होता है। इससे उनकी क्रांतिकारी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की शुरुआत हुई। परफेक्ट हमेशा रहने वाले आइडिया हमारी खराब सेंसरी दुनिया से परे मौजूद है। ब्यूटी, जस्टिस, ट्रुथ, ये परफेक्ट फॉर्म्स ही असली सच्चाई थे। हमारी दुनिया में सिर्फ उनकी फीकी कॉपी थी। वे पिरामिडों की मैथमेटिकल एक्यूरेसी की स्टडी करने के लिए इजिप्ट गए। इटली में वे सीक्रेट पाइथागोरस के साथ रहे। उनके सख्त नियमों को मानते हुए एक बार उन्होंने एक फिलोसॉफिकल आइडिया से भरकर उनका सुबह का साइलेंस रूल तोड़ दिया और उन्हें सख्ती से शाम होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया। उनकी सबसे खतरनाक यात्रा सिसिली के सिरैक्यूज की थी, जिस पर तानाशाह डायोनिसियस का राज था। प्लेटो फिलोसोफर किंग में विश्वास करते हुए उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे। शुरू में डायोनिसियस ने उसे छूट दी, लेकिन उसके दरबारियों ने प्लेटो को खतरा समझा। जब प्लेटो ने जुल्म की बुराई की तो डायोनिसियस ने उसे कैद करवा दिया और बाद में गुलामी में बेच दिया। चमत्कार से उसके एक दोस्त एनिसेरिस ने उसकी आज़ादी खरीद ली। इस कड़वी सीख ने प्लेटो को सिखाया कि उसका आदर्श शासक असल में नामुमकिन था, लेकिन शायद शिक्षा के जरिए समाज को धीरे धीरे बदला जा सकता है। लगभग 387 बीसीई में एथेंस लौटकर उसने एक पवित्र ग्रोव में एकेडमी शुरू की। यह पश्चिम की पहली यूनिवर्सिटी थी। इसके एंट्रेंस के ऊपर मशहूर लिखा था, ज्यामिति से अनजान कोई भी यहाँ न आए। उनका मानना था कि ज्योमेट्री दिमाग को एब्स्ट्रैक्ट सोच के लिए डिसिप्लिन में रखती है। ओपनिंग पर एक अमीर व्यापारी के बेटे ने एंट्री की मांग की और एक बड़ा डोनेशन देने की पेशकश की। प्लेटो ने मना कर दिया। पहले ज्योमेट्री का एग्जाम पास करो। महीनों बाद वह नौजवान वापस आया और उसने यह सीख लिया था, मेरी सोच अब लॉजिकल है। और उसने माना। प्लेटो मुस्कुराया, यही तो पूरी बात थी। अकादमी के दिन मुश्किल होते थे। सुबह मैथ्स, दोपहर फिलोसॉफिकल डिबेट, शाम को एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई। सुकरात की थी बातचीत, लेक्चर नहीं। उनका सबसे मशहूर स्टूडेंट 17 साल की उम्र में आया। अरस्तु शुरू से ही होशियार। अरस्तु ने अपने टीचर के मुख्य विचारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्लास में तर्क दिया, अगर हर चीज का एक अलग रूप है तो आपको एक अनंत रिग्रेशन मिलेगा। यह प्रैक्टिकल नहीं है। इससे एक बड़ा फिलोसॉफिकल बंटवारा हुआ। जब अरस्तु बाद में चले गए तो उन्होंने मशहूर तौर पर कहा, प्लेटो मुझे प्यारे हैं, लेकिन सच उससे भी ज्यादा प्यारा है। प्लेटो की डायोजनीज द सिनिक से भी एक मशहूर दुश्मनी थी, जो एक टब में रहता था। एक बार जब प्लेटो लेक्चर दे रहे थे कि इंसान बिना पंख वाला 2 पैरों वाला है, तो डायोजनीज एक मुर्गी का पंख लहराते हुए अंदर आ गए। देखो प्लेटो का आदमी। क्लास में हंगामा मच गया। प्लेटो ने शांति से अपनी परिभाषा बदली, चौड़े नाखूनों वाला, बिना पंख वाला, 2 पैरों वाला। एक और बार डायोजनीज ने सादगी का उपदेश देते हुए प्लेटो की आरामदायक जिंदगी का मजाक उड़ाया। प्लेटो ने जवाब दिया, बहुत ज्यादा सख्ती भी एक तरह का घमंड है। तीखे कटाक्ष के बावजूद वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। जब डायोजनीज बीमार थे तो प्लेटो ने मदद की पेशकश की और डायोजनीज ने कुछ खास बड़बड़ाने के बाद दर्द के लिए थोड़ी शराब ले ली। 40 साल तक प्लेटो ने पढ़ाया और लिखा। उनके डायलॉग द रिपब्लिक, सिंपोजियम, फेदो साहित्य और फिलॉसफी की बेहतरीन रचनाएं हैं। उनकी मुख्य कहानी द केव
उनके पूरे नजरिए को दिखाती है। कैदियों को एक गुफा में जंजीरों से बांधा गया है। उन्हें दीवार पर सिर्फ परछाइयां दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है कि परछाइयां ही असलियत हैं। एक भाग जाता है, तेज धूप देखता है और उन्हें बताने के लिए लौटता है। वे उस पर विश्वास नहीं करते और शायद उसे मार भी सकते हैं। ज्यादातर इंसान गुफा में रहते हैं। फिलोसोफर वह है जो भागता है और ज्ञान पाने का दर्दनाक काम करता है। द रिपब्लिक में उन्होंने अपना यूटोपिया डिजाइन किया। फिलोसोफर राजाओं का राज, गार्डियन की सुरक्षा, प्रोड्यूसर का सपोर्ट। उन्होंने विवादित तरीके से रूलिंग क्लास के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी और परिवार को खत्म करने की बात कही ताकि बनती हुई वफादारी को रोका जा सके। डेमोक्रेसी को भीड़ का राज कहने की उनकी तीखी आलोचना अब तक लिखी गई सबसे दमदार आलोचनाओं में से एक है। उनकी मौत लगभग 347 BCE में शांति से लगभग 80 साल की उम्र में हुई। उनकी एकेडमी लगभग 900 साल तक चली। हालांकि उनका असर हजारों सालों तक फैला रहा। ऑगस्टीन जैसे शुरुआती ईसाइयों ने उनके विचारों को थियोलॉजी के साथ मिलाया। अल-फराबी और एविसेना जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स ने उनकी स्टडी की। रेनेसा ने उन्हें जोश के साथ फिर से खोजा। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड की मशहूर बात है, यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की सबसे सुरक्षित आम पहचान यह है कि इसमें प्लेटो के फुटनोट्स की एक सीरीज शामिल है। आज वे क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि उन्होंने वे सवाल पूछे जिनसे हम आज भी जूझते हैं। न्याय क्या है? सच क्या है? हम पर कैसे राज होना चाहिए? उन्होंने हमें क्रिटिकल सवाल पूछने का तरीका दिया। उन्होंने एजुकेशन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के तौर पर नहीं, बल्कि आत्मा को रोशनी की ओर मोड़ने के तौर पर देखा। उन्होंने एक बेहतर दुनिया की कल्पना करने की हिम्मत की जो तर्क और सच्चाई पर आधारित हो। भले ही उनके खास ब्लूप्रिंट अधूरे हों, उन्होंने हमें सिखाया कि बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है, भले ही जांच कभी खत्म ना हो। उनकी कहानी सिर्फ एक पुराने विचारक के बारे में नहीं है, यह अपनी ही कविता को जलाने की हिम्मत के बारे में है। जिसमें आप अच्छे हैं उसे खत्म करने के बारे में, एक ऊंचे सच की तलाश में, ये परछाइयों की दुनिया में रोशनी के लिए संस्थाएं बनाने के बारे में है। अगर आपको दुनिया को बनाने वाले दिमाग के इस सफर में कुछ वैल्यू मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइकिंग करके कदीम सफरनामा को सपोर्ट करें। ये ज्यादा चाहने वालों को गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करता है और उन विचारकों के बारे में और गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें जिन्होंने हमारी असलियत बनाई। हम सब गुफा में पैदा होते हैं, लेकिन हम परछाइयों को घूरने के लिए मजबूर नहीं हैं।